हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम थोड़ा सा धैर्य बना के रखना आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, मेंटली रिटार्डेड क्या है, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे और अपनी स्टडी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, सो देख लेते हैं डिफरेंस है क्या। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, यानी कि इसमें इम्पेयरमेंट डैमेज इन द ईयर मैकेनिज्म, होल इन ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम है उसमें होल आ गया, मतलब कोई ना कोई डैमेज हो गया किसमें, ईयर मैकेनिज्म में। ठीक है, लेकिन डिसेबिलिटी क्या होती है, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, जो साउंड है जो बाहर से कुछ बोला जा रहा है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ट्रांसमिशन में कोई डिफ़िकल्टी है, तब ये डिसेबिलिटी कहलाती है। हैंडीकैप क्या होता है, अनेबल टू हियर नॉर्मली, जब वो नॉर्मली किसी बात को सुन नहीं पाता है तो वो क्या कहलाता है, हैंडीकैप कहलाता है। इसी तरीके से विजुअल में क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। ठीक है, यानी कि जो आई मसल्स है वो सही से अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये होता है क्या, इम्पेयरमेंट। और यहीं पर अगर हम डिसेबल की बात करें, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग द आई ऑन अ पर्टिकुलर इमेज, कोई पर्टिकुलर इमेज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये डिसेबिलिटी हो गई। ठीक है, हैंडीकैप क्या हो गया, अनेबल टू फॉर्म सिंगल इमेज, कोई भी एक सिंगल इमेज आप बना नहीं पा रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो हैंडीकैप हो गया। इसी तरीके से आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में क्या होता है, पैरालिसिस इन आर्म, जैसे कि एक आर्म में क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्पेयरमेंट। और वहीं पर डिसेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन यूजिंग आर्म फॉर ग्रैस्पिंग। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो रहा है आर्म को ग्रैस्पिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिसेबिलिटी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हैंडीकैप की, अनेबल टू यूज आर्म लाइक अदर, जैसे और सभी लोग हैं वो उस तरीके से यूज करते हैं अपने आर्म को, आप उस तरीके से अपनी भुजाओं को, हाथ को नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान बिहेव कर पा रहा है, जब उस तरीके से आप बिहेव नहीं कर पा रहे हैं ना, वो हैंडीकैप होता है। लेकिन जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में कहीं पर थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है तो वो इम्पेयरमेंट होता है। लेकिन कोई भी चीज़ पास होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिसेबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, FLET यानी कि जो एबिलिटी है वो क्या है, डिसेबल है। समझ आ गया, तो ये तो डिफरेंसेज हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल चाइल्ड क्या है ये समझ लीजिए। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं बहुत ही तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेविएंस के बेस पर। इंटेलेक्चुअल डेविएंस का मतलब होता है मेंटली, इसमें माइंड से, मानसिकता से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक तो होता है जो मेंटली रिटार्डेशंस होते हैं, यानी कि जिनका IQ लेवल 70 से कम होता है, जो कम बुद्धिमान होते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि डल स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे हैं, वो क्या हो गए, मेंटली रिटार्डेड हो गए। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शनल चाइल्ड कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे हैं जिनका IQ 110 से भी ऊपर है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं छोटी सी उम्र में भी, तो वो क्या होता है, गिफ्टेडनेस या क्रिएटिव स्टूडेंट्स कहलाते हैं। ये भी किस में आते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड में आते हैं। तो मेंटल बेस पर दो तरीके का हो गया, एक मेंटली रिटार्डेशन, दूसरा गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा टाइप ये हो जाता है सेंसरी डेविएंस के बेस पर एक्सेप्शनल चाइल्ड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर सेंसरी का मतलब होता है सेंस। तो सेंस क्या हो गया, हियर और सुनना और देखना क्या है, सेंसेज ही हैं, ज्ञानेंद्रियां ही हैं हमारी। तो जब हम देख नहीं पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, विजुअली इम्पेयरमेंट। ठीक है, और जब हम सही से सुन नहीं पाते हैं तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। तो ये भी दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी एक्सेप्शनल चाइल्ड कहलाते हैं। वहीं पर मोटर डेविएंस की बात करें तो मोटर का मतलब होता है कि एक तरीके से चलायमान, यानी कि गतिमान। ठीक है, तो जब गति नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक्सेप्शनल चाइल्ड कहे जाते हैं। जैसे स्पीच इम्पेयरमेंट, कोई हकला रहा है, कोई तोतला है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो वो कैसा हो गया, वो एक्सेप्शनल चाइल्ड में आ गया। आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जिनकी हाथ है, पैर हैं, भुजाएं हैं, ठीक है, या फिर उनको थोड़ा सा लोकोमोशन बॉडी पार्ट में जिसमें वो गति करते हैं, चल फिर पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल, तो इनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट कहे जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड कहे जाते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी डेविएंस में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही स्लो गति से सीखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ पढ़ नहीं पाते सही से, कुछ लिख नहीं पाते सही से, कुछ रीजनिंग नहीं कर पाते, किसी की अर्थमेटिक स्किल्स बहुत डल होती है, कितना भी आप समझा लो उनको समझ नहीं आता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। कुछ होते हैं इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें लैक होता है इमोशंस का और सोशल स्किल्स का। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डेविएंस के आधार पर भी बच्चों को जो है वो कहा जा सकता है कि वो एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं। जैसे एजुकेशनली ब्राइट, कुछ होते हैं जो बहुत ही विद्वान होते हैं पढ़ने में, और कुछ होते हैं बहुत ही पढ़ने में बहुत ही पिछड़े होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स का डिसऑर्डर होता है। तो ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी भी स्पेशनली चाइल्ड होते हैं। ठीक है। सोशल डेविएंस, जो समाज से भी सही तरीके से घुल मिल नहीं पाते हैं, जैसे कोई मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी का कत्ल कर दे रहा है, कोई किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, तो ये कैसे होते हैं सोशल डेविएंस में। ये भी कैसे बच्चे होते हैं, ये भी एक्सेप्शनल चाइल्ड कहे जाते हैं। ठीक है। अब ये सोशल एडजस्टमेंट में, सोशल डेविएंस में जो बच्चे हैं ये 3 तरीके के होते हैं, जैसे माल एडजस्टेंट चिल्ड्रन। ठीक है। ये अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इनको माल एडजस्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ठीक है, जो कैसे होते हैं बच्चे, ये समाज और इकोनॉमिक कल्चर इनइक्वालिटी में कैसे होते हैं, डिप्राइव्ड होते हैं। ये मतलब बहुत ही डिप्राइवेशंस होते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं खुद को, पिछड़े होते हैं। जुवेनाइल डेवलप, जो डिलिक्वेंट बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बचपन में ही क्रिमिनल बन जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं, समाज के विरुद्ध काम करने लगते हैं, समाज के नॉर्म्स को भंग करते हैं, तो वो होते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। इनको भी एक्सेप्शनल चाइल्ड ही माना जाता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कभी कभी हो सकता है कि गर्भ से ही हो या फिर किसी एक्सीडेंट इंजरी के कारण हो जाता है, तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले ये बच्चे भी एक्सेप्शनल चाइल्ड में ही आ जाते हैं। मल्टीपल डेविएंस, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा अलग होते हैं, जैसे ब्लाइंड हो गया, डीफ हो गया। ठीक है। तो ये सब मल्टीपल, यानी कि वो अंधा भी है, बहरा भी है, एक साथ ही कई सारे डिसऑर्डर हो गए, तो मल्टीपल डेविएंस कहलाता है। ठीक है। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड बच्चे किन किन प्रकार के होते हैं ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है। मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, गॉड गिफ्टेडनेस हो सकते हैं, विजुअली और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हो सकते हैं, लोकोमोटिव वाले हो सकते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छे ब्रेन वाले हो सकते हैं, बहुत कम ब्रेन वाले हो सकते हैं, सोशल नॉर्म को फुलफिल नहीं करने वाले होते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले होते हैं, मल्टीपल डेविएंस होते हैं। तो ये एक तरीके की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है किसका, ये है क्लासिफिकेशन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का। समझ आ गया होगा आपको। अब हम समझ लेते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है। ठीक है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट को हम देखते हैं, तो मीनिंग क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट की। तो विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि जब बच्चों को प्रॉब्लम हो विजुअल एक्टिविटी करने में, उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है। कि इसको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। विजुअल इम्पेयरमेंट को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड का मतलब होता है कि उनकी जो दोनों आंखें हैं टोटली ब्लाइंड हैं, दे आर टोटली ब्लाइंड पीपल हैविंग जीरो एक्यूटी इन बोथ आइज, मतलब दोनों ही आंखों से वो बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, कैसे हैं, टोटली ब्लाइंड हैं, वो कहलाते हैं प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड। दूसरा होता है सेवरली इम्पेयर्ड। ठीक है। ये थोड़े से पार्शियली ब्लाइंड होते हैं। ठीक है। ये पूरी रूप से अंधे होते हैं, ये थोड़े से आंशिक रूप से अंधे होते हैं, यानी कि पार्शियली ब्लाइंड पीपल होते हैं। ये एक आंख जो इनकी होती है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी होती है, उससे देख पाते हैं, दूसरी आंख से थोड़ा कम देख पाते हैं। तो ये पार्शियली ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आते हैं सेवरली इम्पेयर्ड में। मॉडरेटली इम्पेयर्ड में आते हैं कि इम्पेयरमेंट तो है विजुअल का, लेकिन बहुत सीरियस नहीं है, देख पा रहे हैं, थोड़ा धुंधला देख पा रहे हैं, थोड़ी सी बहुत उनको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। जैसे कि किसी की आइज़ जो है विजुअल एक्टिविटी 6/24 660 के बीच में होती है, तो मॉडरेटली इम्पेयर्ड कहलाते हैं। माइल्डली इम्पेयर्ड, जैसे बोलते हैं ना कि 6/6 होना चाहिए, 6/6 सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उससे कम 6/9 6/12 है, तो थोड़ा सा वो देखने में उनको कठिनाई हो रही है। ठीक है। तो ये माइल्डली इम्पेयर्ड कहे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है ये कि एजुकेशंस में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ विजन होता है, पुअर विजन होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में चीज़ों को, तो इनको एजुकेशन अलग तरीके से दिया जाता है। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, अब क्योंकि ये चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, तो उनको टच करके ही सीख पाएंगे, सुनकर ही सीख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ विजन की वजह से ही इनमें एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ डिसेबिलिटी होती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अब वो उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो मोशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, अब कई तरीके की अपीयरेंस में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सभी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उनको लगता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम नहीं है ये। ठीक है। थोड़ा सा वो हर तरीके से हटकर, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, तो ये कॉग्निटिव इज लार्जली अ मैटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट इज मोर देन 50% केसेज आर लर्नड।
थ्रू विजुअल मीन्स, ठीक है। अब होता क्या है, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान से, जो ज्ञान को हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को देख कर समझते हैं ना तो बहुत जल्दी समझ पाते हैं। तो 50% केसेस हम देख कर ही चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो विजुअल इम्पेयर्ड पीपल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इरिटेटिव इन नेचर होते हैं, बहुत इरिटेटिव होते हैं। रीज़न इनका क्या है कि वो कोई भी चीज़ तो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हर चीज़ को, तो इसकी वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी की बात करें, ठीक है, उनमें रीडिंग की डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि वो देख तो सकते नहीं हैं, ठीक है। उनको लार्ज प्रिंट बुक की ज़रूरत होती है, ब्रेली लिप की ज़रूरत होती है, तो इसकी वजह से उनको क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने क्या देखी अभी तक कि सोशल एडजस्टमेंट में भी उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सभी हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक, किसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी हमने, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर समझ कर चलना है आपको, तो कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछता है तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिख देना है कि फिजिकल होगा, बिहेवियरल होगा, ठीक है, मेंटली होगा, कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी, हर तरीके से भी वो अफेक्टेड होता है। कॉज क्या होते हैं इसके, तो हो सकता है कि कोई जन्मजात हो, हेरिडिटी कॉज हो सकता है कि वो गर्भ से ही ऐसा हो, पैदा ही ऐसा हुआ हो, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट होने की वजह से इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के कॉज हो सकते हैं उसके विजन खोने के, ठीक है। तो इतना आपने विजुअली इम्पेयर्ड में आपने चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। 4 पार्ट में विजुअली का मतलब होता है जिसमें क्लियरली ना दिखाई देना। 4 तरीके में हम इसको बांटते हैं, एक होता है कि जिसमें टोटली ब्लाइंड, जिसमें दूसरा होता है जिसमें पार्शियली ब्लाइंड, तीसरा होता है जिसमें थोड़ा सा उसको कम दिखाई देता है, चौथा होता है जिसमें वो तो बहुत ही कम अफेक्टेड होता है विजुअल से। नॉर्मली सभी में थोड़ा ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। अब उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हो जाते हैं कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉब्लम आती है, फिजिकल में, जनरल में, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। फिर उसके कॉज क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है कि जन्मजात हो, हेरिडिटी हो सकता है इन्वायरमेंट से मिली हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि उनको सुनाई नहीं देता है, हो सकता है कि वो अपने लॉस किसी भी कारण से खो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर हम इनको भी बोलें तो इनको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के आधार पर देखें तो ये 4 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कि माइंडली रिटार्डेड, जो बहुत ही These children have difficulty in hearing distant sound and require hearing aids or microscope with loudspeaker। इनको सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, दूर की सुनने में, ठीक है। तो इसके लिए इनको साउंड या माइक्रोस्कोप या लाउड स्पीकर की ज़रूरत होती है। जो मॉडरेटेड रिटार्डेड होते हैं उनका जो लिसनिंग वो होता है, ठीक है, साउंड का इंटेंसिटी वो 55 to 69 होता है। These children have difficulty in hearing distance साउंड एज वेल एज नियर साउंड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी। देखो, जो माइंडली रिटार्डेड हैं ये थोड़ी दूर की चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो और जो मॉडरेटली होते हैं ये दूर और पास दोनों के ही नहीं सुन पाते हैं, और जो सेवरली रिटार्डेड होते हैं ये एकदम एक तरीके से कह सकते हो कि सुन ही नहीं पाते हैं, तो ये हो जाते हैं सेवरली, ठीक है। फिर आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉज क्या हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये भी क्या हो, नेचुरल हो, या फिर हो सकता है कि कोई कमी हो गई हो, ठीक है, कि ब्लॉकेज हो गया हो, डैमेज हो गया हो मिडिल पार्ट ईयर का, ठीक है, या न्यूरल लॉस हो गया हो, तो किसी भी कारण से कॉज हो सकता है, ठीक है। एज ऑफ ऑरली हैंडीकैप एट द टाइम ऑफ ऑनसेट, हो सकता है यहाँ पर देखो 3 चीज़ें हैं। born defective, the children are born with sufficient hearing loss to prevent the spontaneous acquisition of speech। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा ही हुए होते हैं कि थोड़ा सा उनको सुनाई कम देता है, उसको ठीक किया जा सकता है। प्रीलिंगुअल डीफनेस, दो चिल्ड्रन हु आर नॉट हियरिंग इम्पेयर्ड बाई बर्थ बट लूज हियरिंग एबिलिटी बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच कम अंडर दिस कैटेगरी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो बोलना सीखते हैं ना, मतलब पैदा वो नहीं होते बहरे, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं ना उससे पहले ही वो बहरे हो जाते हैं, तो वो होते हैं प्रीलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है जीवा, स्पीच, जब वो स्पीच करना शुरू करते हैं उससे पहले ही वो डीफ हो जाते हैं, तो प्रीलिंगुअल होता है। पोस्ट लिंगुअल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो बोलना शुरू कर देते हैं, स्पीच आ जाती है, भाषा जानने लगते हैं, इन सब के बाद उनमें डीफनेस होती है, तब वो होता है पोस्ट लिंगुअल। ठीक है, तो 3 तरीके में डीफनेस को बांटा गया है। पहला, डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बेस पर 3 पार्ट में, माइंडली रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड और सेवरली रिटार्डेड। ठीक है, दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके से हमने बांटा है किसको, डीफनेस को। पहला
डिग्री ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो डिग्री ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक है माइंडली, जो थोड़ा सा ही है, यानी कि दूर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है। दूसरा है यहाँ पर क्या, मॉडरेटली, ठीक है, मॉडरेटली में जो दूर और पास दोनों की नहीं सुन पा रहा है। सेवरली जो टोटली तरीके से डीफ है, बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के आधार पर कर दिया। कॉज ऑफ डिफिसिट, यानी कि कॉज क्या है इसके आधार पर इनको हमने कर दिया कि हो सकता है हियरिंग लॉस हो गया हो सकता है कि जो ईयर ड्रम है उसमें ब्लॉकेज आ गया हो, न्यूरॉन लॉस हो गया हो इसकी वजह से, ठीक है। जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उसमें कोई कमी हो गई हो, डैमेज हो गया हो, साउंड एम्पलीफिकेशंस काम ना कर पा रहा हो, इसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गई। नेक्स्ट आता है एज ऑफ ऑरली हैंडीकैप्ड एट द टाइम ऑफ ऑनसेट, ठीक है। उसके बेस पर भी ये 3 तरीके के होते हैं। बॉर्न डिफिसिट, यानी कि जब पैदा होते हैं तभी से उनमें हियरिंग कमी होती है। प्रीलिंगुअल, जब वो स्पीच जानते हैं, बोली भाषा जानते हैं, उससे पहले खो देते हैं, डीफ हो जाते हैं। पोस्ट, यानी कि जब वो स्पीच सीख जाते हैं उसके बाद वो डीफ होते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके में डिवाइड हो जाते हैं। अब आता है मेंटली रिटार्डेड क्या होते हैं, यानी कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, वो मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट उनका अच्छा नहीं होता है, तो इस तरीके से इनको मेंटली रिटार्डेड बच्चा कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉज क्या हो सकते हैं, एक होता है इंडोजीनियस कॉज। इंडोजीनियस कॉज क्या है ये समझ लो। इंडोजीनियस लिटरली मीन्स ओरिजिनेट विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड शुड रिफर टू दोज फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन दैट आर जेनेटिकली डिटरमाइंड। हेरिडिटी इज द प्राइमरी कॉजल फैक्टर हियर। इंपॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर एक्टिव टू कॉज मेंटल रिटार्डेशन आर गिवन बिलो, ठीक है। इंडोजीनियस का मतलब होता है अंतः, अंदर से ही, ठीक है। ओरिजिनेटेड, ये मेंटली रिटार्डेड हो। एक्सोजीनियस का मतलब होता है कि एक्सोजीनियस, ठीक है, एक्सोजीनियस का मतलब होता है दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी, इनको द्वितीयक माना जाता है। हो सकता है इन्वायरमेंटल काज के कारण ही ये कैसे हुए हों, मेंटली रिटार्डेड हुए हों। जैसे अगर इनको सही ढंग से पोषण नहीं मिल पाया, जैसे माँ प्रेग्नेंट है, बच्चे को, मम्मी को जो आहार चाहिए वो नहीं मिल पाया, ठीक है, तो बच्चों में थोड़ी सी न्यूट्रिशंस की कमी आ गई, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा डम्ब हो गया। या फिजिकली ट्रॉमा हो गया, ठीक है, जैसे कि मम्मी प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, या फिर जब डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे कोई इंजरी हो गई, तो फिजिकल ट्रामा की वजह से हो गया, ठीक है। ब्लड इनकम्पैक्टिबिलिटी की वजह से हो गया, ठीक है। मैटरनल और फर्टल ब्लड हो सकता है कोई काज हो गया हो, कोई इसकी वजह से उसको चोट आ गई हो। टॉक्सिक एजेंट, यानी कि जैसे कि जो मदर होती हैं वो कुछ टॉक्सिक चीज़ों को खाती पीती हों, निकोटीन, मॉर्फिन, इन सब चीज़ों को ले रही हों, तो इसकी वजह से भी जो उसका ऑफ स्प्रिंग होता है वो क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। कंजप्शंस ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल्स, वो कोई एल्कोहल्स, वाइन या जो चीज़ें हैं ये सब ले रहे हैं प्रेगनेंसी के समय में, तब भी उनका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं एक्सोजीनियस कॉज, यानी कि बाहर इन्वायरमेंट की वजह से, कुछ चीज़ें की कमी की वजह से जब होता है। और एक्सोजीनियस का मतलब होता है कि गर्भ में ही जीन की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, तो वो क्या कहलाता है, इंडोजीनियस कॉज कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रीनेटल कॉज। दीज कॉज आर एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यानी कि बर्थ जो है 9 महीने पे होना चाहिए, 7 महीने पे ही उसका जन्म हो गया, प्री मेच्योर बर्थ हो गया, बर्थ के समय कोई इंजरी हो गई, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो गया डिलीवरी में, तो ये सभी चीज़ें होती हैं प्रीनेटल कॉज में, ठीक है। इसकी वजह से बच्चा जो होता है मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। पोस्ट नेटल कॉज में ये होता है कि किसी इन्फेक्शंस के कारण की वजह से, ठीक है, या सेविरियल माल न्यूट्रिशंस की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड क्या बहुत ही गरीब है तभी भी हमेशा इफेक्ट करता रहता है। सोशली डिप्राइव्ड है ना, जैसे कि समाज में भी छोटे बड़े के भेदभाव करते हैं, उसका हेल्थ सही नहीं है, इसकी वजह से भी। कल्चर फैक्टर, तो ये सभी जो बाहर से उसको इफेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं यहाँ पर क्या, तो आपने देखा कि इसको कहते हैं पोस्टनेटल कॉज, यानी गर्भ से बाहर आने पर जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो चारों चीज़ों को याद रखना। एक चीज़ ये है, जब वो बना ही पेट में, सीधी सी बात है, जब वो पेट में गर्भ में बना ही, तो गर्भ में जीन की ज़्यादा वजह से जो प्रॉब्लम आई इंडोजीनियस, उसके बाद उसकी मम्मी की वजह से जो प्रॉब्लम आई, वो क्या ले रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या सोच रही हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम आई एक्सोजीनियस हो गया। प्रीनेटल, जब वो बर्थ दे रही थी उस समय पे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से जो आई तो प्रीनेटल कॉज हो गया। पोस्टनेटल, डिलीवरी के बाद जो इन्वायरमेंट से उसको मिला, सोसाइटी से मिला, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड से मिला, तो ये सभी चीज़ों से जो उसको इफेक्ट आया वो पोस्टनेटल कॉज हो गया, ठीक है।
ये सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनको क्लासीफाई करें तो ये 4 तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया होता है। और दूसरा होता है सोशल डिप्रीवेशन क्राइटेरिया, तीसरा मेडिकल क्राइटेरिया, चौथा आईक्यू क्राइटेरिया। तो इसमें आईक्यू क्राइटेरिया जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया जो होता है इसमें जो पॉपुलेशन है केवल 2% ही पाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि जो इनकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो इनका आईक्यू लेवल होता है 90 से कम होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है। सोशल डिप्रीवेशन क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशंस आल्सो कॉज्ड व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ सोशल एनवायरनमेंट और इंट्रैक्शंस, जैसे उसका समाज में बहुत अच्छा उठाव नहीं है, बैठाव नहीं है, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, समाज से थोड़ा सा बहुत समय से अलग हो गया है, तो इसकी वजह से जो मेंटल रिटार्डेशन है वो सोशल डिप्राइव्ड क्राइटेरिया में आ जाता है। मेडिकल क्राइटेरिया में हो जाता है कि जैसे ब्रेन डैमेज हो गया बच्चे का, ठीक है, कुछ क्रेटिन चाइल्ड हैं जैसे उनका थायराइड ग्लैंड हो गया, उसमें डिफॉर्मेशंस हो गया कोई, ठीक है, या फिर सेरिब्रल पाल्सी हो गई उनको, ठीक है, और या फिर मोनोगोलाइट्स हो गया, मतलब एक तरीके की और इस तरीके से कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनको अफेक्ट हुआ, तो मेडिकल क्राइटेरिया भी है ये। और आईक्यू क्राइटेरिया में 4 तरीके से बच्चे होते हैं, इसको आप समझ लीजिए आईक्यू के आधार पर। आईक्यू क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है बॉर्डर लाइन। कौन होते हैं? बॉर्डर लाइन होते हैं जिनको डलर कहा जाता है। क्या कहते हैं? डलर कहते हैं। इनका आईक्यू कितना होता है? 70 से 90 होता है। कितना होता है? 70 से 90 होता है। दूसरे होते हैं जिनको बोला जाता है मोरॉन्स। क्या बोलते हैं? मोरॉन्स या फीबल माइंडेड बोला जाता है। इनका आईक्यू 50 से 70 होता है। कितना होता है? 50 से 70 होता है। यानी जो मोरॉन्स होते हैं या फीबल्स होते हैं, फीबल माइंडेड होते हैं, इनका आईक्यू 50 से 70 होता है। बॉर्डर लाइन का या डलर का जो आईक्यू होता है 70 से 90 होता है। इम्बिशाइल्स जो होते हैं, इम्बिशाइल्स तीसरा है, इम्बिशाइल्स, ठीक है, इनका जो आईक्यू होता है वो बहुत कम होता है, 25 से 50 होता है। और जो चौथा होता है इडियट्स होते हैं जो, उनका जो होता है वो आईक्यू 25 से कम होता है। तो इस तरीके से मेंटली रिटार्डेड यानी कि जो आईक्यू क्राइटेरिया बनाया गया वो बनाया गया, ठीक है। तो याद रखना इन सभी चीज़ों को। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। नॉर्मल मैंने आपको यूनिट 1 कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।